पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है बेटा। इस चैप्टर में सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और सेल पे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा सेल पे नहीं है, एमीटर पे। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ वन एमीटर इज 0.018 ओम टू कन्वर्ट इनटू 10 एम्पियर एमीटर द शंट रेजिस्टेंस, है ना, रिक्वायर्ड विल बी। एक एमीटर का प्रतिरोध 0.018 ओम है, इसे 10 एम्पियर एमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध कितना होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। देखो आप सबको पता है, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बेटा, आप सुनना चाहोगे ना। बिल्कुल सर, हम सुनना चाहेंगे, तभी तो इतने नाइट को हम क्लास में आए हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं धारामापी। आप क्या करते हो बेटा, इसके समांतर में पैरेलल में एक लगा देते हो मेरे बच्चा, क्या, ऐसे एक अल्प प्रतिरोध, एक स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको आप संट बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो बेटा, संट। ठीक है, यही तो बोलते हो ना। और इस संट का जो प्रतिरोध है वही इसमें पूछा है, आवश्यक संट प्रतिरोध कितना होगा। संट का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको हम संट बोल रहे हैं बेटा, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, संट बोल रहे हैं। और संट का प्रतिरोध कितना है, मान लेते हैं एस है। तो देखो बेटा, पीछे से मान लो इसमें जो धारा है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना आ रहा है, आई आ रहा है। उसमें इधर कितना चला गया, आई जी, गैलोमीटर में आई जी चला गया। इसमें कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, बाकी जो बचेगा वो इसमें चला जाएगा। तो देखो दोनों के दोनों जो है यहाँ पे सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, कौन, संट और गैल्वेनोमीटर। ये जो आप देख रहे हो ना डिवाइस, दिस डिवाइस बिकम एमीटर। इस ये क्या बन गया बेटा, ये आपके लिए बन गया एमीटर। छोटी छोटी बगैर मोटी बातें, है ना, छोटी छोटी बातें आपको एक बड़ा इंसान बना सकती हैं। तो छोटी बातों को कभी भी आप लोग जो है इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बेटा, एमीटर है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मेरे लाडलो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें, क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होगा। इसका जो यहाँ पे सिरों का जो विभवांतर है और इसका जो विभवांतर है वो बराबर होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, आई माइनस आई जी, ठीक है बेटा, इनटू में क्या लिख दूं, एस बराबर क्या लिख दूं, आई जी इंटू जी। आपको संट प्रतिरोध पूछा बेटा, यहाँ पे ये एस जो है ये संट प्रतिरोध है। एस क्या है यहाँ पे, संट प्रतिरोध है, संट का रेजिस्टेंस है, संट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जी जो है आपके पास में क्या है बेटा, जो गैल्वेनोमीटर है आपके पास, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ना, उसका क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से संट प्रतिरोध पूछा है आपसे, तो यार दिक्कत ही कहाँ है, संट प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी, अपॉन में क्या चला जाएगा बेटा, आई माइनस आई जी सर, आई माइनस आई जी सर। क्लियर है क्या। अब देखो इसमें जो गिवन है ना, वो गिवन क्या क्या है आपको यहाँ पे देखिएगा बच्चा, क्या क्या दे रखा है। ये तो दे रखा आई जी, सॉरी जी, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ये जी है बेटा। ओके, ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे, आई जी। और ये जो 10 एम्पियर है इसको बनाना है, तो दिस इज व्हाट आई, ये आई है। जस्ट इसमें रख दो बेटा। अगर जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो 1 × 0.018 बटे में बेटा कितना आ जाएगा, 10 - 1, यही आएगा क्या। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.002 ओम इसका राइट आंसर आएगा, 0.002 ओम। तो ये रहा बेटा इसका ऑप्शन। क्या बात चमकी मेरे लाडलों को, क्या मेरे लाडलों को चमक गई बात। क्या आपको पूरा एमीटर क्लियर हुआ यहाँ पे, हाउ वी कैन मेक ए एमीटर, जस्ट वी यूज ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर एंड इट बिकम ए एमीटर। साथ में मैं आपको यहाँ बता दूं बच्चा, जो एमीटर होता है, जो एमीटर होता है, एमीटर, है ना, अगर ये आदर्श एमीटर हो तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। संट प्रतिरोध बहुत कम होता है ना, अगर ये 0 हो जाए, 0 ओम, तो ये आदर्श एमीटर बन जाएगा, आइडियल एमीटर बन जाता है। पहले क्वेश्चन को हमने कर दिया नेस्ते नाबूद, चकना चूर कर दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे लाडलो। द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉर, प्रतिरोधों का धनात्मक ताप गुणांक किसके लिए होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, प्रतिरोधों का धनात्मक, धनात्मक बोल रहा है बेटा ये, ठीक है ना। तो धनात्मक जो है हमेशा याद रख लेना, पॉजिटिव है ना, जो अल्फा जो है वो पॉजिटिव हमेशा किसके लिए होगा बेटा, वो हमेशा किसके लिए होता है, चालकों के लिए, ठीक है। अल्फा, अल्फा ताप गुणांक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, चालकों के लिए हमेशा याद रख लेना बेटा,
कंडक्टर्स के लिए हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव की बात करें तो बेटा किसके लिए होगा, या तो विद्युत रोधी, या तो विद्युत रोधियों के लिए होगा बेटा, है ना, जिनको आप इंसुलेटर बोलते हो, इंसुलेटर। ये एक नई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कहीं न कहीं से, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी हो। ठीक है जी बच्चा। तो नेगेटिव जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो किसके लिए होता है बेटा, या तो विद्युत रोधी इंसुलेटर के लिए, या अर्धचालकों के लिए भी आप बोल सकते हो ना, अर्धचालकों के लिए, मतलब सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर याद रख लोगे क्या, जी सर, ये बात भी हम अच्छे से याद रख लेंगे। तो इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन आ गया है सर, सी ऑप्शन आ गया है। सी चालक है कि नहीं है, बिल्कुल सर। तो चालक के लिए आप इसको क्या बोल सकते हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट बेटा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ बेटा आपके सामने, फटाफट से हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर गुड नाइट भी करना है ना। एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ लेंथ एल and area of cross section A has the resistance R ohm. Okay. Another wire of the same material having the same length and area cross section 4A has the resistance of। बेटा देखो अलग अलग दो तार ले रखे हैं, यहाँ तार को खींचने वाला या कंप्रेस करने वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, ये जरूर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल के विद्युत तार का प्रतिरोध आर ओम है, समान पदार्थ तथा समान लंबाई और 4A अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। मेरा कोई दिक्कत ही नहीं है, दो तार ले लो ना आप, क्या दिक्कत है। जैसे पहला तार ये है, इसकी लंबाई L, इसका अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल A बोल रहा है, तो इसका प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। छोटा ए है तो छोटा ही ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। और ये कितना दे रखा है बेटा आपको, आर ओम ही दे रखा है क्या, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया है, ये आर ओम दे रखा है आपको, ये गिवन है। अब कह रहा है कि दूसरा तार सेम मटेरियल का है, लंबाई भी उतनी ही है, लंबाई भी सेम है, बट इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपने 4A कर दिया, मोटा बना दिया इसको, मोटा मोटा तगड़ा राजा बना दिया इसको, 4A ले लिया। कह रहा ना 4A, ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई वही है, तार वही है, ठीक है, मतलब तार का पदार्थ वही है। तो आप इसका नया प्रतिरोध लिखोगे आर डैश। तो तार सेम है ना, सेम धातु का है, दोनों धातु सेम है, दोनों मेटल सेम है। ये भी मान लो कॉपर का है, ये भी किसका बना हुआ है, कॉपर का ही बना है। तो रो में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रतिरोधकता है, जो रेजिस्टिविटी है, वो डिपेंड नहीं करती डायमेंशंस पे, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यस और नॉट, वो निर्भर करती है पदार्थ जो है ना आपके पास में, उसका प्रकृति कैसी है उसकी, है ना, और तापमान पे। तो अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर है, तो दोनों की प्रकृति सेम हुई, सेम ताप पे रखे होंगे कमरे पे, ठीक है ना। तो रो में कोई चेंज नहीं हुआ, रो ऐसा का ऐसा, एल भी ऐसा का ऐसा ही है सर। आपको कोई चेंज हुआ तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 ही हो गया सर। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर और रो एल, है ना। अच्छा इसको मैं ये लिख दूं डायरेक्ट में, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ R/4। क्या लिख दूं, R/4। सर ऐसा क्यों किया आपने, सर ऐसा हमारे साथ आपने क्यों किया, बता दो सर। तो देखो बेटा इधर देखो, रो एल अपॉन ए को क्या लिख सकते हो आप, आर लिख सकते हो, मैंने आर ही तो लिखा उसकी जगह पे, है ना। बेटा मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ, देखो मिला क्या, मिला क्या, मिल गया सर, मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन बी क्या है बेटा, राइट है कि नहीं है, राइट है, बिल्कुल सर। अच्छा आप पोल वोल मांगे हो क्या, अरे पोल मांगते हो क्या कीर्ति चौधरी, क्या हो गया बेटा, बढ़िया रसगुल्ला है, बढ़िया रसगुल्ला है, चलो बढ़िया खा लो। है रे सी, हाँ बिल्कुल सी कैसे है रे, बी ऑप्शन है ना, सी किसने कर दिया भाई। हाँ वैसे बी ऑप्शन राइट है बेटा, इसका याद रखना, बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा, और भाई पोल दे दो बच्चों को। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, है ना, स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, निम्नलिखित कथनों में से एक को छोड़कर सभी सत्य हैं। वो कौन सा कथन है, ढूंढो, देखें टॉर्च लेके बेटा ढूंढो, टॉर्च ले लो और ऐसे ढूंढो कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, उसको मार देंगे गोली, क्या मारेंगे, गोली। यस और नॉट, बताओ। देखिए पोल आपको लग गया है, पोल चेंज नहीं किया अभी, है ना, चेंज करो। इस क्वेश्चन का आंसर दो यार, इसका दे दिया बच्चों ने, गजब है यार, इसका पोल आप देना शुरू कर रहे हो, गजब गजब गजब। अरे इसका देना भाई, आप पिछले क्वेश्चन का तो नहीं दे रहे हो कभी, एक बार
एंड करके दोबारा पोल करो। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन को छोड़कर सभी सत्य हैं, वो कौन सा कथन है? बता, कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य कथन बताना है। जी बच्चा, बिल्कुल। है ना, जल्दबाजी कर रहे थे पहले, या तुक्का ही लगा रहे थे कि पहले वाले में बी तो इसमें भी बी टिका दो, पढ़ाई नहीं उससे पहले बी 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 हो जाएगी तुम्हारी बी बी। इधर देखो बेटा, ऑप्शन सी आएगा। देखो, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर्स। ओम का नियम अर्धचालकों के लिए मान्य है। अरे, अर्धचालकों के लिए ओम का नियम लागू होता है क्या? अगर आप अर्धचालकों के ग्राफ की बात करते हो ना, वीआई ग्राफ बनाते हो, तो यार अर्धचालकों का वीआई ग्राफ तो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। यहाँ ओम का नियम लग रहा है क्या? जहां ओम का नियम लगता है वहां तो ग्राफ ऐसा बनता है। जिन पे ओम का नियम लागू होता है वो ओमीय प्रतिरोध भी होते हैं, और उनके लिए तो ओरिजिन से एक सीधी लाइन बनती है ऐसे। क्या ये दिख रही है क्या आपको? भले ही ये ओरिजिन से जा रही, बट सीधी कहाँ है यार? सीधी है क्या ये? है ना, ये आपका अगर दिसिक होता है इधर सेमीकंडक्टर में, अगर दिसिक। और ये आपका होता है बेटा पश्च दिसिक। होता है कि नहीं होता है? जी सर। है ना, इसको अपन बोलते हैं, है ना, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और ये आपका क्या है भाई, बैकवर्ड या रिवर्स। तो इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा भाई, इसमें ओम का नियम सत्य नहीं है। तो ये वाला जो है ना, ये असत्य है। बाकी सारे सत्य पढ़ लो, क्योंकि नॉलेज तो मिलेगा ना पढ़ने से भी। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल बात सही है। ये बिल्कुल बात सही है कि आर जो है वो जी का रेसिप्रोकल है। ओके। ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो, बिल्कुल बहुत कम और वेरी हाई टेम्परेचर पे ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यस, इनके लिए भी ये अप्लाई नहीं होता है। तो बेटा आपका सी सही है ना, इसमें सी सही का मतलब है ये गलत है, ठीक है। बाकी तो तीनों सत्य हैं, ये एक ही असत्य था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। A strip of copper and another germanium are cooled from the room temperature to 80 Kelvin, है ना। तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तांबे की एक पट्टी और जर्मेनियम की एक और पट्टी को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो प्रतिरोध। जी बच्चा बताइएगा। जी नहीं भाई, सेमीकंडक्टर में ना ट्रांजिस्टर को पढ़ना है और ना ही लॉजिक गेट को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे बच्चे हो तो आप सिलेबस को देखिएगा, अपडेटेड सिलेबस को एनसीईआरटी के, और उसमें जरूर जाके आप देख लेना बेटा। आप तो अनपढ़ नहीं हो ना बेटा। हाँ, तो बताओ इसका आंसर बताओ, देखिए क्या है राइट ऑप्शन, क्या है इसका राइट आंसर, क्या आएगा इस क्वेश्चन का? पॉल लगा दीजिएगा बच्चों, दीजिएगा आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शानदार। जी बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। डी इज राइट। आशीष जी, विजेता जी, खुशबू, क्रिकेट लवर ने डी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ऊपर करना, क्या कह रहा है? पिछली बार कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आया था गुप्ता जी, है ना, कोई भी नहीं आया था। ट्रांजिस्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके। राइट आंसर क्या है सुनो, एच ऑफ दीज इंक्रीज, है ना, इसमें प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। ईच ऑफ दीज डिक्रीज, प्रत्येक का घटेगा। कॉपर स्ट्रिप इंक्रीजेज एंड दैट ऑफ जर्मेनियम डिक्रीजेज, तांबे की छड़ का बढ़ता है जबकि जर्मेनियम का घटता है। कॉपर स्ट्रिप इज डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज, तांबे की छड़ का घटता है और जबकि जर्मेनियम का बढ़ता है। क्या है बेटा क्वेश्चन? ठंडा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठंडा। कमरे का ताप, कमरे का ताप, कमरे का ताप कितना ले लो बेटा? आप कमरे का ताप लगभग लगभग कितना ले सकते हो बच्चा? 300 केल्विन ले सकते हो ना। और इससे आप ताप कितना लेके आ रहे हो? 80 केल्विन।
तो नो डाउट ताप घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है ना। ये रूम टेम्परेचर आप लगभग इतना मान सकते हो, रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो आप सबको पता है जो कंडक्टर होते हैं, जो आपके पास कंडक्टर होते हैं, है ना, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, सॉरी, टेम्परेचर घटने पे घटता है। क्या होगा बेटा? घटेगा, उसके प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस के क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल होता है, याद रख लेना। बढ़ाने पे बढ़ेगा, घटने पे घटता है। ठीक है जी। और बेटा अगर मैं बात करूं किसकी, सेमी कंडक्टर्स की, है ना, अगर मैं बात करता हूं बेटा अर्धचालकों की, अर्धचालक, तो अगर अर्धचालकों की बात करते हैं तो अर्धचालकों का जो है ना प्रतिरोध है वो घटने पे क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, और इसका आपको पूरा मैंने इस फॉर्मूले से पोस्टमार्टम करके बताया हुआ है, रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। याद आ रहा है कुछ आपको? रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको देखिएगा क्या क्या दे रखा है बेटा, इसमें आपको कॉपर दे रखा है। कॉपर क्या है? कॉपर बेटा आपका चालक है, कंडक्टर है बेटा। और जर्मेनियम क्या है बेटा आपके पास? अर्धचालक है। तो अर्धचालक का टेम्परेचर घटाने पे ताप बढ़ना चाहिए, तो जर्मेनियम का क्या होगा, है ना, ताप बढ़ेगा और कॉपर का घटेगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो डी ऑप्शन है, तो डी को लॉक कर दो बेटा। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। और यकीन मानना आपके आने वाले पीजीएमआई और आरयूएचएस के जब भी पेपर हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका केसीएल पे। कैसे पता चला? तो केसीएल देख रहे होंगे ना आप, केसीएल पे है ये। किस पे बेटा? केसीएल पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फिगर बिलो शोज द करंट इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट आई इज, ये पूछ रहा है यहाँ करंट आई कितना होगा, ये बंदे ने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नवत दर्शाया गया आरेख विद्युत परिपथ के भाग में धाराओं को दर्शाता है, धारा आई ज्ञात कीजिएगा। आई निकालना है बेटा, तो आई कितना होगा? 1.7 होगा, 3.7 होगा, 1.3 होगा या 1 एम्पियर होगा। आप केसीएल लगाओ बेटा, यहाँ पे केसीएल लगा दो, यहाँ केसीएल लगा दो, यहाँ केसीएल लगा दो, है ना। केसीएल किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ करंट लो यहाँ पे लगना है, केसीएल ही यहाँ लगना है बेटा, केसीएल ही यहाँ लगा दो और आराम से आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ कितना हो गया बेटा? 4 एम्पियर हो गया, है ना। यही तो हुआ जी सर। अब 4 एम्पियर में से इधर कितना चला गया बेटा? 1 एम्पियर, तो इधर कितना बचा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में से इधर कितना चला गया? 1.3, तो 3 में से आप 1.3 को कम कीजिए बेटा, तो 2.7 आ रहा है क्या रे? 2.7 नहीं, 1.7, 1.7, 1.7 आ रहा है क्या? देखो देखिए 1.7 आ रहा है क्या? क्या 1.7 आया जी सर? तो ये आपका इधर जो आएगा वो 1.7 आएगा भाई, 1.7 एम्पियर। जोड़ लो ना, 1.7 और 1.3 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 आ रहा है। तो नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग, यही तो लिखते हो आप लोग, जितनी धारा संधि पे आती है उतनी ही जाती है। तो 3 आ रही है तो 3 जानी चाहिए ना, तो इधर 1.3 जा रही है तो इधर कितनी जाएगी? 1.7 जाएगी। तो 1.7 वाला राइट आंसर आ गया, 1.7 वाला क्या आ गया आपके पास है? राइट आंसर आ गया मेरे बच्चा। अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया गुरुजी, बिल्कुल आया गुरुजी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा, यह लीजिएगा। ए सेल हुज ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, है ना, इज कनेक्टेड विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल टर्मिनल विल बी। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 वोल्ट। सेल पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.1 ओम, है ना बच्चा। और आपको बाह्य प्रतिरोध दे रखा है कितना? 3.9 ओम। ठीक है, बंदा पूछ क्या रहा है? बंदा पूछ रहा है V कितना होगा, टर्मिनल वोल्टता विभवांतर कितना होगा सेलों पे। तो बेटा देखो आप सबको पता है जब सेल डिस्चार्ज होता है, निरावेशित होता है, तो आप लिखते हो V बराबर E माइनस आई आर, यही तो लिखा करते हो जी सर, यही लिखा करते हैं। और इस केस में आपको ये भी पता होगा बच्चा, क्या पता होगा कि E जब सेल डिस्चार्ज होता है तो E इज ग्रेटर देन V होता है, हमेशा याद रख लेना। तो E तो आपको 2 दे रखा है तो आंसर 2 से कम आएगा, है ना। तो 2 तो नहीं आना, ये तो हो नहीं सकता, ये काट दो। अब भाई इसमें 2 से कम 3 ऑप्शन है तो फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो 2 से कम 1 ही होता तो फिर हमें सोल्व करने की भी जरूरत है नहीं थी इस क्वेश्चन को, बट पूरा सोल्व करना पड़ेगा। बट हमें आई तो दे ही नहीं रखा सर, इसमें क्या करें? अरे तो आई बराबर लिख लो ना, कुल कितना आपके पास विभव है,
और कुल कितना आपके पास प्रतिरोध है, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये हो जाएगा ना। तो आई निकाल लो ना बेटा यहाँ से, 2 बेटा नीचे कितना दे रखा है बेटा आपको, 3.9 और 1 है ना, तो ये 4 हो जाएगा क्या। अरे देखो इन दोनों को जोड़ दो ना, तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा आपके पास 0.1 को और 3.9 को, तो ये आ जाएगा सर 1/5 है ना। तो आई का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 1/2 है ना, 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.5 एम्पियर। कितना आएगा बेटा 0.5, रख दो अब सारी वैल्यू इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें रखिएगा 2 माइनस 0.5 इंटू 0.1। ओहो हो, तो ये तो सॉल्यूशन कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो सर v बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 0.05, क्योंकि 0.1 और ये 0.5 करोगे तो आएगी वैल्यू आपके पास, तो v इज इक्वल टू 1.95 वोल्ट आया सर, 1.95 वोल्ट आ रहा है, 1.95 वोल्ट इज द राइट आंसर। सी लॉक कर दो भाई, 1.95 आपका राइट आंसर आ गया, सी को क्या कर दो, लॉक कर दो। क्लियर है क्या है जी बच्चा, क्लियर है। ये अपने आप कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, क्लियर है बच्चा। ये यहाँ पे अच्छा ये अपने आप ऐसे चल रहा है, ये हटा दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार पोल लगाना मेरे लाडलों के लिए अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। एक मिनट नीचे करना। हाँ बे क्या कर रहे हैं, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। देखो बेटा आपका काम पढ़ना है, आपको पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लगातार अच्छी पढ़ाई करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा अपने आप को सुधारो बेटा। क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया टेक्निकल टीम को इसमें पोल लगा दो। द वोल्टेज वी एंड करंट जो है आई ग्राफ, ठीक है, फॉर ए कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर shown इन द फिगर। द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इज, दो विभिन्न तापमानों T1 और T2 पर चालक के लिए वोल्टता V तथा धारा I के लिए ग्राफ नीचे दिखा रखा है, तो T1 T2 के मध्य संबंध क्या होगा। देखो बेटा पहली बात तो ये चालक के लिए बोल रहा है, और आप सबको पता है कि अगर ताप ज्यादा होता है, ताप ज्यादा होगा चालक, किसी चालक का, सीधी सी बात है उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ताप कम होगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा, माने हो। और आप सबको पता है कि जब हम वी आई ग्राफ बनाते हैं, जब हम वी आई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो स्लोप आता है, उसका ये जो स्लोप आता है, ये स्लोप, दिस स्लोप इज व्हाट बेटा टेन थीटा, और ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, करता है कि नहीं करता है, प्रतिरोध को करता है नहीं ढाल, जी सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कहीं थीटा आपके पास ज्यादा है, तो दो आप यहाँ पे देखिएगा, है ना, यहाँ पे इसका थीटा आप देखिएगा और एक इसका थीटा देखिएगा, ठीक है, ये मैं बोल दूं थीटा 1 और ये मैं बोल दूं थीटा 2 और ये बोल दूं थीटा 1, ठीक है। तो यू सी हियर थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, इज इट क्लियर। जी सर, थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से, ठीक है। सो 100% R1 इज ग्रेटर देन R2, इस रिलेशन से लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, जी सर। और जिसका R1 ज्यादा होगा, देखो मैंने लिखा ना R1 मतलब प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा उसका ताप भी ज्यादा होगा, सो 100% T1 इज ग्रेटर देन T2। ये कॉन्सेप्ट लेके चलो भाई, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, T1 इज ग्रेटर देन T2 हियर। बट एक बात से बचना बेटा, कई बार एक्सिस बदल देते हैं, इधर I लिख देते हैं इधर V लिख देते हैं, तो फिर इसका रिवर्स हो जाएगा, फिर R2 इज ग्रेटर देन R1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये एक्सिस रिवर्स हो जाए तो याद रखना ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये सिंबल इधर लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, तो प्लीज इसके एक्सिस जरूर देख लेना आप लोग साथ में, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ohm, its length is increased by 10% by stretching, the new resistance will be। देखो बेटा आप अब की बार मैंने परसेंटेज पे भी क्वेश्चन लिया है, और परसेंटेज पे क्वेश्चन आ सकता है। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, खींचने पे इसकी लंबाई 10% बढ़ जाती है, नया प्रतिरोध क्या होगा। देखो बेटा लंबाई कितनी बड़ी, 10%, एल का आप क्या निकाल लो भाई 10% निकाल लो, तो एल का 10% कितना हो जाएगा, एल इंटू 10/100 क्या, जी सर। ये कट गया तो ये आप L/10 ही लिख लो, ज्यादा मत लिखो,
कैलकुलेशन को करने में आसानी तभी होगी जब आप इसको ऐसे रखो। अब देखो ये बड़ा है तो भाई ए क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एल को आपने क्या कर दिया, एल बाई 10 कर दिया है ना, एल बाई 10 किया है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, ए जो है सर है ना वो ए बाई 10 डिक्रीज करेगा, ये तो इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, इतना ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो नया प्रतिरोध निकालना है आपको, तो आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू रो तो वही है, ये इतना बड़ा है तो आप लिखोगे एल प्लस एल बाई 10, बड़ा है ना तो उसको ऐड करना है आपको। जी सर, रो एल अपन ए होता है, ए इतना घटेगा तो ए माइनस ए बाई 10 कर लो बेटा, ए माइनस ए बाई 10 कर लो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आर डैश इज इक्वल टू, चलो आर डैश ना लिखे हम सीधा लिख लेते हैं, रो ये कितना हो जाएगा 11, 11 बटे 10 एल, यस और नॉट, जी सर। ये कितना हो जाएगा 9 बटा 10 ए, यस और नॉट, ये इससे कट गया बेटा, कट गया कि नहीं कट गया। तो अब देखो बेटा यहाँ से सॉल्यूशन कर लो इसका, ये अलग छोड़ देते हैं, इसको अलग बंद कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ अगर हम करें तो देखो क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखिएगा ये तो कट गया है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 11/9 रो एल अपॉन ए, 11/9, ओके। 11 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 9 रो एल, साथ में क्या हो जाएगा आपके पास ए। तो आर डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको दे रखा है 10, 10 दे रखा है ना, तो 11 इंटू 10 अपॉन 9 कर लीजिएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा 110 अपॉन 9, तो 9 1 जा 9, ठीक है, कितना बच गया 2, तो 9 2 जा 18 है ना, तो 12 पॉइंट कुछ कुछ है आपके पास, 12 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है क्या, 12 ये पड़ा है ना, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 12 पॉइंट, आई थिंक ये 12.2 के आसपास आएगा बेटा, ठीक है। तो जिसको आप कितना लिख सकते हो, अप्रॉक्स 12 लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये 12.6 होता तो हम इसको कितना लिख सकते थे, 13 लिख सकते थे, ठीक है ना। तो 12.22 है तो इसको आप लगभग लगभग क्या लिखोगे 12, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। ये मैंने एक शॉर्टकट तरीके से बताया है, कई बच्चे क्या करते हैं इसका परसेंटेज ये जो है ना 0.1 लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा ये ज़्यादा आसान से आप इसको कर सकते हो, मतलब जितना आपके पास लेंथ बड़ा है उतना ही आपका एरिया उसमें से डिक्रीज कर दिया आपने, यहाँ पे देखो ना ए माइनस ए डिक्रीज किया आपने, इसमें इसको ऐड किया है, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने इसको सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, द करंट फ्रॉम द बैटरी इन ए सर्किट सोन इज, दर्शाए गए परिपथ के आरेख में बैटरी द्वारा जो है ना धारा है उसकी गणना आपको करनी है। तो भाई कर लो भाई, सभी कर सकते हो क्या, है ना। आपको धारा पूछी है परिपथ में कितनी होगी, तो आपको देखो वी तो कुल दे ही रखा है ना 15 वोल्ट, आई पूछा है, ठीक है। आर निकाल लो यार, आर तो निकाल ही सकते हो, ये तीनों किस में लगे हुए हैं, श्रेणी में, तो 10 और 11 और 18 हो गए, 18 को 6 से गुना कर दो आप, 18 को यहाँ से आप सोल्व कर लो, है ना। तो इसको सोल्व करोगे आप लोग तो यहाँ मान लग जाएगा 18 गुणा 6 बटे 18 प्लस कितना हो जाएगा बेटा ये 6, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 की 48, 6 एकम 6 4 10, है ना, 18 की 108 होता है क्या बेटा, अरे 24 हो गया क्या नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो देखिए कितना आ रहा है, पहले भाई आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्या निकाल रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ मेरे बच्चों। कैलकुलेटर में आप यहाँ पे देखते हैं आर इक्विवेलेंट कितना आता है, हम जस्ट 108 डिवाइडेड बाय क्या करें बेटा आप इसको 24, ठीक है ना। तो ये आगे बेटा आपके पास 4.5, अभी नहीं आया है, यहाँ तक का सॉल्यूशन आ गया आपके पास में, है ना, रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 4.5। फिर ये और ये किस में लगेगा बेटा, ये लग जाएगा सर, ये लग जाएगा हमारे पास में सीरीज में, तो टोटल आर इक्विवेलेंट देखिएगा कितना आ जाएगा 2 + 8 + 4.5, अरे ये भी तो है ना साथ में, तो इसको भी जोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, +0.5 ले लो भाई, ये ऐसे के सारे जुड़ जाएंगे 1 2 3 एंड 4, तो कितना हो जाएगा ये 5 5 और 8 13, है ना, 14 15 हो गया ये तो आर इक्विवेलेंट। तो यार आर इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास में 8 2 10 और ये ठीक है जी 15 ओम हो गया है। तो वी भी 15 दे रखा है, तो यहाँ पे आई बराबर क्या लिखोगे वी अपॉन आर, सो 15/15 हो गया भाई साहब, आ गया सर 1 एम्पियर उत्तर, कितना आएगा 1 एम्पियर राइट आंसर आएगा, 1 एम्पियर राइट आंसर आएगा बेटा, 1 एम्पियर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा। बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन था, आपको फिर बोल दूं
ये तीनों श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ गए। फिर इसके साथ 6 ओम के साथ यहाँ का जो सॉल्यूशन आया था कितना आया था आपका 18, है ना। 18 और 6 समांतर में होंगे ना, यहाँ पे अगर अपन जोड़े ऐसे, इन सबका क्या आ गया 18। तो 18 और 6 का जब सॉल्व कर रहे हो तो ये आ गया आपके पास 4.5। 4.5, 2, 8 और 0.5 किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में, सीरीज में आ जाएंगे। तो उनको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आया 15, ठीक है ना बेटा, कितना आ गया 15 आ गया। तो आपका आंसर आ गया है ए। अगले क्वेश्चन पे भागते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। सुनो क्या कह रहा है। 12 वायर हैं, इक्वल लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज आर, देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज व्हाट बेटा। बेटा इस केस में देखो, आपको मैं एक बात बताना ही चाहूंगा यहाँ पे। इस केस में मान लो आपने एक बैटरी यहाँ लगा दी, ऐसे लगा दी। मान लो इस बैटरी में से 3i जो है धारा जा रही है, 3i क्या जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। ओके सर, तो यहाँ पे जब आओगे 3i आया, i इसमें चला गया, i इसमें चला गया, i इसमें चला गया, ठीक है। यहाँ आओगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, नीचे कितना चला जाएगा i/2, इसमें कितना चला जाएगा i/2, ठीक है। और यहाँ पहुँच गए आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से आया हमारे पास में i, तो इधर कितना चला जाएगा i/2, इधर कितना चला जाएगा i/2। अब i/2 यहाँ आ जाएगा i। आप कोई भी एक ब्रांच लेना बेटा, देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक रास्ता लेना, लूप बनाना पूरा। यहाँ पे केवीएल लगेगा बेटा, क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे केवीएल, किसी भी एक क्लोज लूप पे, है ना। कोई भी एक क्लोज लूप लेना बेटा, और उस पर क्या लगाना है आपको, केवीएल लगाना है, केवीएल कोई भी ले लेना बेटा, क्योंकि सब में जो है आपकी करंट की वैल्यू सेम मिलेगी, सबका रेजिस्टेंस भी क्या सेम है। तो कोई एक लूप लेके इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो उस लूप के अंदर देखो, जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बैटरी से गया यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, आई धारा जा रही है, फिर यहाँ i/2 जा रही है, फिर यहाँ आई जा रही है, और वापस यहाँ पहुंच गया। तो देखो धारा आपको हर में कितनी मिलेगी, आई, फिर मिलेगी i/2, ठीक है बेटा, और फिर कितनी मिल रही आई, किसी में भी जाना ये होगा आपके पास में, सभी का रेजिस्टेंस सेम है। तो IR प्लस i/2R प्लस IR, और ये किसके बराबर होगा, बैटरी के EMF के बराबर। ये होता है KVL। अरे KVL में सिग्मा V बराबर 0 करना होता है, ठीक है। ये माइनस की टर्म आगे उधर चली जाती है, ओके। अब यहाँ से देखिएगा, इसको सोल्व करोगे ना बेटा आप लोग, तो यहाँ आ जाएगा I, आप क्या ले लो, इसमें कॉमन ले लो R, कॉमन क्या ले लो बेटा, R कॉमन ले लो, है ना। तो इसमें से आपने R कॉमन ले लिया, तो यहाँ I प्लस i/2 प्लस I, यही है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास में, ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 5/2IR इज इक्वल टू V। ये आ गया। आपको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो देखो V बराबर आपके पास आ गया 5/2IR। याद रखना इस बात को, किसी भी एक पद को लेना आपको, प्लीज याद रख लेना इस बात को। क्लॉज लूप कोई भी एक ले लो, चाहे ऐसे लाके ऐसे 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 चले जाओ, या ऐसे जाके ऐसे चले जाओ, या ऐसे 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 चले जाओ, या ऐसे 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 चले जाओ, हर में आपको ये मिलना है, ठीक है ना। I/2 और I, ठीक है। अब देखो आपको R इक्वल निकालना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, ये V जो है, V क्या है, पूरा EMF है, पूरे सर्किट के लिए है। और यहाँ पे कितनी धारा जा रही है, I कितनी है 3I, और R इक्विवेलेंट लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ लिख दूंगा 3I, R इक्विवेलेंट बराबर आपके पास आ गया 5/2IR। I से I कट गया बेटा, ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा आपके पास में 5/6R हो जाएगा, 5/6R हो जाएगा। राइट ऑप्शन C हो जाएगा बेटा। C को क्या कर दो, इसमें लॉक कर देना बेटा, C को क्या कर देना, लॉक कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं बेटा। अगर डायग्राम क्लियर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं टीम को बोलूंगा स्क्रीन दिखाएगी, ठीक है। आपको डायग्राम यहाँ देखने मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बंदा, यहाँ पे आपको दे रखा है R फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। एक ही डायग्राम है, ये दो डायग्राम नहीं है, ये है ना, ये एक हटा देते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। इसमें से ये एक हटा दो, दोनों सेम है, दोनों सेम है बेटा, ठीक है। ये दो बार रिपीट हो रखे हैं। तो देखो नीचे ग्राउंडेड कर रखा है, इसका मतलब ग्राउंडेड का मतलब ये ऐसे कनेक्ट होता है बेटा, है ना, ग्राउंडेड का मतलब ये ऐसे कनेक्ट है। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में वो टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, V कितना दे रखा है 12 वोल्ट। तीनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 एम्पियर। हो जाएगा सॉल्व। V इज इक्वल टू IR। पूछा क्या है, R की वैल्यू ही तो पूछिए ना, तो R इक्विवेलेंट लिख लो यहाँ पे। तो V कितना दे रखा है बेटा 12, I दे रखा है 1, R इक्विवेलेंट कितना, तीनों को जोड़ दो सर, तो 4 + 3 + R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीरीज में, अरे तीनों के तीनों सीरीज में है बेटा, ठीक है ना। सो 12 इज इक्वल टू 7 + R। तो मेरे बच्चा यहाँ से R इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ओम। कितना आ जाएगा बेटा, 5 ओम इज द राइट आंसर। 5 ओम इज द राइट आंसर। 5 ओम क्या आएगा बेटा इसका आपका
राइट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन ए कंडक्टर फॉर कूलम, ठीक है ना, ऑफ चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चालक में 4 कूलम आवेश 2 सेकेंड में, भाई बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया आपको। क्यू की वैल्यू दे दी 4 कूलम, टी दे दिया आपको 2 सेकेंड। अरे भाई क्या पूछा है, धारा पूछी, तो आई बराबर होता क्या है, क्यू बाई टी। तो यहाँ पे 4/2 रख दोगे तो 2 एम्पियर। कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना आसान क्वेश्चन और हम गलत करके आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 एम्पियर। ठीक है ना, यही तो दे रखा है डाटा इसमें, आप देख लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। नेगेटिव हमेशा किसके लिए होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव का ऑप्शन आ गया, कार्बन अर्धचालक होता है ना। कार्बन क्या है, अर्धचालक, अर्धचालक और विद्युत रोधियों का होता है, तो इसमें कार्बन आएगा बेटा। ठीक है, बाकी सारे आपके चालक हैं, ठीक है ना, फेरस है ना, मैग्नीज है ना, ये सारे के सारे। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा इसमें, सी इज द सॉरी ए इज द राइट ऑप्शन। सी का मतलब है कार्बन, सी का मतलब यहाँ क्या है बेटा, कार्बन। और कार्बन सॉरी कार्बन अर्धचालक नहीं बोलेंगे, इसको विद्युत रोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे लाडलो, विद्युत रोधी। ठीक है ना, हाँ, विद्युत रोधी बोलेंगे। हाँ, कार्बन का भी जो संरचना वो चतुष्फलकीय होती है, बट इसमें n बराबर 2 होता है ना, इसलिए ये विद्युत रोधी की तरह काम करता है। इसका जो वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल है ना, एनर्जी बैंड जो है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बेटा ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको विद्युत रोधी बोलेंगे, ना कि, है ना, ना कि अर्धचालक। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। द थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इज, क्या कह रहा है, लघु पतित होने पर सेल के सिरों के मध्य विभवांतर 0 हो जाता है बेटा। अरे देखो ना, आपको कई बार बोला है ना ऐसे, जैसे ये इधर लगा है, या फिर जैसे संधारित्र लगा दो, क्या लगा दो, संधारित्र। एक संधारित्र ये, दूसरा संधारित्र आपने ये जोड़ दिया इधर, ठीक है, तीसरा संधारित्र ये आप जोड़ देते हो, ठीक है, चौथा संधारित्र आपने ये जोड़ दिया, चाहे कुछ भी जोड़ दो यहाँ पे। अब ये जैसे मैं बोलता हूँ 2 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है ना, बिल्कुल, यहाँ से आपने कनेक्ट कर रखा है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे दो इन पॉइंटों के बीच एक 2 माइक्रोफेरेड का आपने यहाँ और लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये लघुपतित हो जाता है, यहाँ विभवांतर जो है कितना है, 0 होता है, तभी लघुपतित होता है। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। अरे हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, ये हटा दिया जाता है बीच वाला आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा बेटा। कितना आ जाएगा बेटा, 0, इसका राइट आंसर आएगा 0। 0 क्या है बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके सर, अगला जो क्वेश्चन है वो उठाते हैं बेटा फटाक से। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना बेटा, 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। आप देखो तीनों टाइप के क्वेश्चन आ गए, परसेंटेज पे भी आ गया, अलग अलग मटेरियल के लिए भी आ गया, और अब देखो स्ट्रेच करने वाला, खींचने वाला भी आ गया। 4 ओम के प्रतिरोध को इसकी वास्तविक लंबाई से दुगना, है ना, लंबाई तक खिंचवा दिया जाए या खींचा जाता है तो प्रतिरोध कितना होगा। अरे एल को कितना कर रहे हो, 2 एल कर रहे हो, तो ए कितना हो जाएगा, A/2। वैसे लगा दो नया प्रतिरोध, कितना हो जाएगा, ρ2L/A/2। सर ये हो जाएगा 4ρL/A। सर R' हो जाएगा 4, और था कितना, पहले का 4 था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 16 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 ओम, राइट आंसर आ जाएगा। 16 ओम आएगा क्या, 16 ओम को लॉक कर दो भाई। 16 ओम को क्या कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का बेटा। इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन, ठीक है, इज 36 वाट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डायग्राम दिख रहा है, मैं बोलूंगा एक बार स्क्रीन दिखा दो बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा, आप स्क्रीन में देखिएगा बेटा, यहाँ है 9 ओम, यहाँ पे पावर दे रखी है आपको 36 वाट, ठीक है, और इस पे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ओके, यहाँ बैटरी का वी दे रखा है। मेरे लाडो देखो, सीधी बात बता दूं, मैं आपको सीधी बात बता दूं, अगर पावर आपको दे ही रखा है 36 वाट दे रखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 9 ओम, क्या हम लोग यहाँ से वी निकाल सकते हैं। तो देखो P बराबर आप लिख सकते हो V²/R। तो यहाँ से देखो V² बराबर हो जाएगा PR, ठीक है, या V = √PR। माने हो क्या इस बात को। तो V बराबर P 36 है और ये 9 है, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 18 वोल्ट आ गया। क्या आ गया, 18 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ बेटा देखो, यहाँ पे विभवांतर यहाँ पे 18 वोल्ट है,
और ये दोनों तो श्रेणी क्रम सॉरी समांतर क्रम में, तो इसका भी कितना होगा 18 वोल्ट ही रहेगा, 18 वोल्ट, दोनों समांतर में है ना, तो इसका भी 18 वोल्ट, इसका भी 18 वोल्ट। अब निकाल लो भाई, अब आराम से निकालो, इसमें धारा निकालो, इसमें धारा निकाल लो। 9 ओम वाला जो है इसमें धारा कितनी आएगी, है ना, 9 ओम वाले तार में धारा कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना आया 18, आर कितना है 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ आ जाएगा 2 एम्पियर। इसमें तो आ गई धारा 2 एम्पियर, कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है ना। इसमें धारा कितनी आई बेटा 2 एम्पियर। ओके 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 ओके। और बेटा नीचे वाले में कितनी धारा आएगी, देखो देखिए, है ना, 6 ओम वाले में, किसमें मेरे लाड लो 6 ओम दिख रहा है क्या आपको, 6 ओम वाले तार में धारा, तो आई बराबर वो कितना आ जाएगा वी बटा आर, 18 ही है ना, इसका भी 18 है, दोनों समांतर में लगे हुए 18 बटे में इसका प्रतिरोध 6 है, तो 3 एम्पियर हो गया। तो कुल धारा कितनी होगी परिपथ में बेटा, यहाँ से I1 यहाँ I2, ठीक है ना। तो आपके पास देखिएगा I1 ये आ गया और ये आ गया 3 एम्पियर, यहाँ पे कितनी धारा हो जाएगी 5, यहाँ पे 5 जा रही है। ओ भाई आराम से आ गया। आप देखिएगा बेटा यहाँ पे आपको क्या निकालना है V, तो V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 5 आ गया, आर कितना है 2 है, तो 10 वोल्ट आएगा भाई इसका आंसर। कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, इसका राइट आंसर आएगा। 10 वोल्ट को लॉक कर दो भाई, 10 वोल्ट को क्या कर दीजिएगा लॉक कर दीजिएगा। बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है। खास करके मैं बोलूँ तो पीजीएमआई के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पीजीएमआई के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आरयूएच में भी आ सकता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। आपको देखो यहाँ पावर मिल गया ना, इस पावर से आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया इन दो पॉइंट के बीच में, तो ये भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में पैरेलल में है। तो आपने दोनों का विभव निकाल लिया, दोनों का आपको प्रतिरोध दे रखा है, तो आपने दोनों की आई निकाल के कुल आई आ गई, कुल आई आ गई, तो अब यहाँ आपको प्रतिरोध दे ही रखा है, तो V इक्वल टू आई आर, तो इसमें वैल्यू रखी तो 10 वोल्ट आ गया। इसमें विभवांतर कितना आ गया बेटा 10 वोल्ट, आपका राइट आंसर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजॉइंग ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है वो ओमीय प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आप सबको पता है ओमीय प्रतिरोध के लिए जो ग्राफ बनता है बच्चा V और I के बीच में, है ना, V और I के बीच में वो ग्राफ हमेशा बड़ा बेहतरीन बनता है, वो ग्राफ बड़ा बेहतरीन हमेशा बनता है, याद रख लेना। ओमिक रेजिस्टेंस के लिए जो ग्राफ बनना चाहिए मेरे लाडलो, वो एक तो ओरिजिन से गुजरना चाहिए, मूल बिंदु से गुजरना चाहिए मेरे लाडलो यहाँ से, और एक वो सीधी लाइन होना चाहिए। कैसी लाइन होना चाहिए बेटा सीधी, बिल्कुल एकदम सुट्टम साट, एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ऐसा ग्राफ आपको मिलता है तो किसी भी रेजिस्टेंस के लिए, तो वो जो होता है बेटा उसको बोला जाता है ओमिक रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ओमीय प्रतिरोध आप उसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा उसको आप, ओमीय प्रतिरोध आप उसको बोलोगे। बात चमकी क्या बेटा, क्या बात चमकी मेरे रसगुल्लों को। तो इसमें देखो ऐसा ग्राफ कौन सा है जो इसको फॉलो कर रहा हो, क्या ये कर रहा है नहीं जी, क्या ये कर रहा है नहीं जी, क्या ये कर रहा है नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चा, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। ए को मेरे लाडलो लॉक कर दो, ए को क्या कर दो नस्ते नाबूद कर दो बेटा, क्या कर दो ए को नस्ते नाबूद कर दो। कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल सर आपने ए को अच्छे से नस्ते नाबूद कर दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। एक और जबरदस्त प्यारा सा क्वेश्चन है, सुन लेना। वेरिएशन ऑफ ए करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स, ठीक है ना, एज वेरिड एज शोन इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। जो ग्राफ दिख रहा है ना इसके अंदर आप देख सकते हो एडजॉइनिंग ग्राफ के अंदर, ठीक है ना, डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस आर इज डिटरमाइंड एज द पॉइंट ए बी सी डी वी विल फाइंड दैट। गजब क्वेश्चन है भाई, गजब क्वेश्चन है। सुनो, संलग्न आरेख में विभवांतर को तार के साथ परिवर्तन दर्शाया गया है। यदि चालक की ए बी सी डी बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध निकाला जाता है तो जानकारी होगी, क्या जानकारी होगी, यहां प्रतिरोध निकाला जाए, यहां प्रतिरोध निकाला जाए, यहां निकाला जाए, यहां निकाला जाए, कहां का प्रतिरोध अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा सिंपल बात है, यहाँ पे अच्छा ये आपको जो है डिटेल दे रखी है,
देखो बेटा, यहाँ का स्लोप देखोगे, यहाँ का स्लोप आप देखो, यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है, तो ना तो आर ए जो है, ठीक है ना, आर बी के बराबर होगा। कोई भी प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर तो हो ही नहीं सकता है, कोई भी प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबका स्लोप क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो पहली बात तो कोई बराबर वाला कोई ऑप्शन है तो काट दो, ये काट दो, काट दिया। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, आर ए का, उसके बाद किसका है, बी का, ठीक है, उसके बाद किसका है, सी का, उसके बाद किसका, डी का, सबसे कम स्लोप, ठीक है ना। तो सबसे कम स्लोप होगा तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा, बोलो यस और नॉट। आर डी तो लगभग जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे मिलेगी आपको, ये कंडीशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है बच्चों। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो हाँ या ना। अरे मिलेगी ना, अरे हाँ या ना, जी सर बिल्कुल मिलेगी। अब सुन लो मेरे बच्चा, यहाँ पे इस ऑप्शन में देखो कि आरबी को आर ए से ज्यादा दिखाया है, जबकि आर ए ज्यादा है आरबी से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर आरसी को आरबी से ज्यादा दिखाया गया है, नहीं आरबी ज्यादा होता है आरसी से, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कोई ऑप्शन सही है ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबोव आएगा इसमें ना, नन ऑफ द अबोव, ये लिख सकते हो इंग्लिश में आप, नन ऑफ द अबोव, ठीक है ना, नन ऑफ द अबोव, इसमें से कोई सही नहीं है, तो डी को लॉक कर लो। आया मजा क्वेश्चन को, अरे ऐसा क्वेश्चन देख के आया मजा, दिल बाग बाग हुआ, अरे है यस और नोट मेरे लाडलो, बिल्कुल सर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार जानदार ये क्वेश्चन था सर जी। चलते हैं अगले ग्राफिकल क्वेश्चन की तरफ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना, लीजिएगा अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम निकालें, आपको एक तरफ दे दिया v, एक तरफ दे दिया i, अगर मैं इधर एंगल लेता हूं तो ये मेरे पास θ2, ये एंगल आपके पास θ1। अब ध्यान से देखिएगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और आपको पता है जो स्लोप होता है, जब हम ऐसे स्लोप लेते हैं तो जो स्लोप होता है ना tan थीटा, ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, है ना। जो आरेख ढाल जो होता है वो हमेशा प्रतिरोध को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो tan थीटा बराबर आपको r लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर θ1 लिखता हूं तो देखो इसके अकॉर्डिंग tan θ1 बराबर मैं लिखूंगा r1, बोलो यस और डॉट, जी सर। और tan θ2 बराबर क्या लिखूंगा भाई, tan θ2 बराबर लिखूंगा r2, क्लियर है क्या। tan θ1 लिखा r1, tan θ2 बराबर लिखा मैंने r2, ये बात आपको क्लियर है क्या, पहले मुझे ये बता दो, इतनी बात मेरे लाडलो आप बता दो, tan θ1 r1, tan θ2 r2। अब देखो यहाँ ये कंडीशन लगाओ, देखे है ना, तो इस कंडीशन को अगर अप्लाई करें तो 100% क्या होगा, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, इट मींस वी कैन से फ्रॉम हियर वी कैन राइट r1 इज ग्रेटर देन r2, बोलो यस और नॉट, अरे लिख सकते हैं क्या, यस। और बिकॉज यू नो दैट कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिरोध जो होता है वो ताप के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 बड़ा होगा किससे, T2 से, और ये ऑप्शन कोई दूसरा है ही नहीं इसके अंदर, सीधा सीधा आपको ऑप्शन दे रखा है ए। तो भाई मेरे हिसाब से आपको ए को अच्छे से लॉक कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ए को क्या कर देना चाहिए, अच्छे से लॉक कर देना चाहिए, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। तो यही तो मजे की बात थी ना। देखो ग्राफ देखते देखो, क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो भी आपको ये मिलेगा, द वोल्टेज V एंड करंट I ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 and T2 are shown in the figure. Okay, the relation between T1 and T2 is what? तो हमने निकाला तो हमारा सॉल्यूशन आ गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो सर। ये एक और बेहतरीन ग्राफ है आपके पास, I और V के बीच में ये ग्राफ है, ऐसे ऐसे चल रहा है भाई साहब, वेव की फॉर्म में चलता हुआ दिख रहा है, नागिन डांस करता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले बहुत ही पैसेंस के साथ, और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिएगा, फ्रॉम द ग्राफ between the current I and the voltage V shown below, identify the protein corresponding to negative resistance। गजब क्वेश्चन है भाई साहब। क्या कह रहा है, धारा I एवं वोल्टेज V के मध्य खींचे गए ग्राफ से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ग्राफ का कौन सा भाग ऋणात्मक प्रतिरोध को व्यक्त करता है। गजब क्वेश्चन भाई, गजब बेइज्जती नहीं है, गजब क्वेश्चन है। ऋणात्मक प्रतिरोध,
ऋणात्मक प्रतिरोध का क्या मतलब है? इस चीज को पकड़ो, ऋणात्मक प्रतिरोध को पकड़ोगे जिंदगी में मजा आएगा। कह रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये है आपका मेन मुद्दा। when we plot a graph like that, ये ग्राफ जो बनता है दिस इज ए पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव ग्राफ। अगर आपको कोई लाइन इस तरह से मिलती है ना, अगर देखो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 रहता है तो वो पॉजिटिव ग्राफ आप बोल सकते हो। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 है तो वो फिर नेगेटिव ग्राफ आपका बनना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? सो देखिएगा यहाँ पे ए से बी अगर ग्राफ देख रहे हो तो ये टेंजेंट लाइन आ रही है, तो लेस देन क्या है 90। ये भी क्या होगा आपका, इस पे भी आप लाइन टेंजेंट तो लेस देन 90। यहाँ पे देखिएगा ये लाइन ऐसे आ रही है, ग्राफ को ऐसे मेजर करोगे तो ग्रेटर देन 90। तो सी डी वाला जो पार्ट है ना, सी से डी वाला पार्ट जो है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करेगा भाई, नेगेटिव रेजिस्टेंस को, सी से डी वाला पार्ट जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पे टेंजेंट लाइन ऐसे आएगी और आप एक एंगल मेजर करेंगे, सो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90, वेयर एंगल is greater than 90 with a slope 101%, that slope is negative। और स्लोप ही तो रेजिस्टेंस बताता है, यहाँ पे जो ढाल है वही तो आपका प्रतिरोध बताता है। तो अगर कहीं पे जो कोण है ना स्लोप का, ढाल का, वो अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो स्लोप हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो प्लीज याद रखना, इसके लिए आपका स्लोप कैसा होना चाहिए, स्लोप मस्ट बी नेगेटिव, स्लोप मस्ट बी क्या होना चाहिए भाई, स्लोप मस्ट बी नेगेटिव फॉर दैट सर, है ना। और नेगेटिव स्लोप की क्या कहानी सर, कैसे पता चलेगा नेगेटिव? फॉर नेगेटिव स्लोप थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90, थीटा ऑलवेज बी मेजर लाइक दैट, है ना। ऐसे थीटा मेजर करोगे आप, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर कोई ये स्लोप ऐसे आता है तो ये स्लोप देखो, ये थीटा है ना, तो ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। दिस इज नेगेटिव स्लोप, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? क्योंकि इसका एंगल 90 से ज्यादा है, इसका एंगल 90 से कम है। क्लियर हो गया होगा? बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन था सर, ये कॉन्सेप्ट तो मजा आ गया सर। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चंस को नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तांडव मचा देंगे सर क्वेश्चंस को, है ना। नस्ते नस्ते नाबूद कर देंगे सर, नस्ते नस्ते क्या कर देंगे, नाबूद कर देंगे। और सर नस्ते नस्ते नाबूद ही नहीं, हंसते हंसते नाबूद कर देंगे भाई साहब, वेरी गुड। तो सुनो अगला क्वेश्चन, सुनो भाई अगला क्वेश्चन सुनो मेरे लाडलो, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है IV characteristics of a copper wire of length L and area of cross section A is shown in the figure। फिगर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है जी। The slope of the curve become है ना, L लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A वाले तांबे के तार का IV अभिलाक्षणिक चित्रानुसार प्रदर्शित है ना है, तो वक्र की ढाल कितनी होगी? तो वक्र की ढाल पे क्या फर्क पड़ेगा? पहला ऑप्शन देखिएगा भाई, अच्छा इसने इंग्लिश में ही लिखे, हिंदी में ऑप्शन नहीं लिखे, कोई बात नहीं है, मैं हिंदी में बता दूंगा। मोर इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट ए हायर टेम्परेचर, कह रहा है कि इसका जो स्लोप है, जो ढाल है, अगर आप इसे जो प्रयोग है, अगर आप क्या करते हो, प्रयोग को उच्च ताप पर करोगे तो अधिक होगा। कौन अधिक होगा? स्लोप, है ना, ढाल अधिक होगा। ढाल क्या होगा? अधिक होगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, मोर इफ द वायर ऑफ स्टील ऑफ द सेम डायमेंशन इज यूज्ड, अगर है ना ढाल अधिक होगा अगर यही प्रयोग, मतलब सेम डायमेंशन पे, किस पे करोगे आप? स्टील पे करोगे, स्टील पर करोगे, ठीक है ना, ठीक है। मोर इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड, है ना, अधिक होगा, ढाल अधिक होगा अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे। तार की लंबाई में क्या करोगे आप? इंक्रीज करोगे ना, वृद्धि करोगे, वृद्धि करोगे, ठीक है। लास्ट, लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, तो लेस इन द मतलब आप अगर तार की लंबाई घटाने पर कम होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? स्लोप पे, स्लोप की बात कर रहा है। देखो बेटा, तो आपका जो है ना वी आई करेक्टरिस्टिक्स है ना, इसमें स्लोप की बात अगर ये कर रहा है तो ये स्लोप किसको प्रदर्शित करता है? ढाल प्रतिरोध को। और प्रतिरोध बराबर होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। इज इट क्लियर बेटा? रो एल अपॉन ए होता है बेटा, रो एल अपॉन ए होगा। तो देखो, अगर आप एल को बढ़ाओगे, अगर आप एल इंक्रीज करोगे, नो डाउट प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध कब बढ़ेगा भाई? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है ना, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। ठीक है, यही होता है आपके पास में, है ना। तो एल बढ़ाने पे देखोगा आप, यहाँ पे आप देखोगे वी बढ़ना चाहिए। वी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो वी इंक्रीज करेगा, है ना, वी की तरफ स्लोप बढ़ेगा, तो स्लोप कम होगा बेटा। क्या होगा? स्लोप कम होगा। तो तार बढ़ाने पे स्लोप क्या होता है बेटा? याद रख लेना, कम होगा। तो ऑप्शन डी आएगा भाई इसमें। क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी आएगा। अरे लंबाई बढ़ा रहे हो ना तुम इसलिए ना, लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। अगर लंबाई को बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप, सिंपल सी बात है, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। अगर इस फॉर्मूले में देखें तो मतलब क्या हो गया? अगर V आप बढ़ा रहे हो I को कांस्टेंट करते हुए, तो आपका प्रतिरोध बढ़ सकता है। तो ये स्लोप इधर झुकेगा, इधर झुकेगा, मतलब स्लोप कम होगा। स्लोप तो ऐसे ज्यादा होता है ना, तो ये इधर आएगा, मतलब इधर कहीं बनेगा इधर। तो स्लोप क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसका ढाल क्या हो जाएगा बेटा? कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा, है ना। ऐसे ढाल ज्यादा होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे बेटा। जी सर, अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। एक और प्यारा सा ग्राफिकल क्वेश्चन आपको दिया जाए तो ये पड़ा आपके पास, बहुत ही शानदार सा ग्राफिकल क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुन लो। ई डिनोट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म कंडक्टर, ठीक है जी। आई क्रॉसपॉन्डिंग करंट थ्रू इट, आई करंट को शो करता है। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। और पी इज डिनोट थर्मल पावर प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट? कौन सा फॉलोइंग ग्राफ जो है वो इनकरेक्ट होगा? तो भाई देखो, जैसे पहला ग्राफ वी और ई के बीच में है, तो ये तो सही है, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वी डी बराबर आप लिख सकते हो माइनस का ई, ई टो अपॉन एम ई। तो यहीं से पता चल रहा है मुझे, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि वी डी समानुपाती होता है ई के। तो ये ग्राफ तो सही है, मुझे तो इनकरेक्ट बताना है, ये सत्य है। सुनो, हिंदी में सुन लो। एक समान, है ना, एक समरूप चालक में उत्पन्न विद्युत ई, प्रवाहित धारा आई, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी है, तो उत्पन्न तापीय शक्ति पी है। तो कौन सा ग्राफ असत्य है? तो पहला तो असत्य नहीं है, ये तो सत्य है भाई, ये ग्राफ बिल्कुल सत्य है। दूसरा ग्राफ देखो, पी और ई के बीच में है बेटा, पी और ई के बीच में है। तो आपको पता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। क्या बताना चाहोगे? आपको पता होगा आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, होता है क्या? जी सर, है ना। और पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। यस सर, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, बिल्कुल आई स्क्वायर आर होता है। तो कहीं ना कहीं आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसमें, तो देखो P इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर रखूँ तो भाई सिंपल बात है, P जो है वो वी डी स्क्वायर के क्या होगी? समानुपाती, ठीक है। और वी डी किसके समानुपाती? ई के। तो भाई P जो है वो ई स्क्वायर के समानुपाती होगी। तो आपका ग्राफ जो है हाइपरबोला होना चाहिए, पी ई स्क्वायर के समानुपाती होगा बेटा, ध्यान से देख लो, पी ई स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो ये ग्राफ आपका बिल्कुल सही है, ई स्क्वायर। तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, पैराबोला टाइप आ रही है ना ये लाइन। तो ये ग्राफ भी सत्य है, ये ग्राफ भी सत्य है। ये बात समझ तो गई आपको? आई बराबर एन ई ए वी डी होता है कि नहीं होता है? तो यहां से देखो, सिंपल बात ये है कि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ये आई स्क्वायर की वैल्यू ये रखोगे ना आप लोग, एन ई ए वी डी स्क्वायर, तो मैं बाकी को तो नहीं लिया, वी डी का भी तो स्क्वायर बनेगा यहाँ से, है ना। तो वी डी स्क्वायर के समानुपाती है, और वी डी किसके समानुपाती? ई के। तो इसके जगह ई रख सकता हूँ, तो ई के स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो ये ग्राफ भी ठीक है। और अभी अभी देखो, ये चीज भी हमने निकाल ली कि पी जो है वो वी डी स्क्वायर के समानुपाती होता है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये सीधी लाइन आई है, सीधी नहीं आनी चाहिए थी, ये लाइन ऐसे ही आनी चाहिए थी जैसे ये बनी है ना, ऐसे बनी है। तो पी और वी डी में ये लाइन ऐसे आनी चाहिए थी। तो ये ग्राफ असत्य है भाई, ये ग्राफ असत्य है, ये ग्राफ असत्य, असत्य ही ग्राफ पूछा था इसने, इनकरेक्ट पूछा था। तो भाई सी को क्या कर दो बच्चा? लॉक लगा दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये बता दिया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये सॉल्व करवाया मेरे लाडलो, ठीक है ना। पी और आई के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पी और आई के बीच में कैसा रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है, ये तो आपको पहले से ही पता है ना, क्योंकि पावर होती है आई स्क्वायर आर। बोलो यस और नॉट? तो इसके अंदर भी ग्राफ यही आना चाहिए। तो डी ग्राफ भी सत्य है, ये ग्राफ भी क्या है? सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बट ये असत्य है, और असत्य पूछा तो असत्य ये लीजिए भाई साहब,
सी को क्या कर दो, लॉक कर दो, सी को क्या कर दो, लॉक कर दो बेटा, है ना। सी को हमने क्या कर दिया, नस्ते नस्ते नाबूद कर दिया बेटा, सी को क्या कर दिया हमने यहाँ पे, नस्ते नस्ते नाबूद कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ू बच्चा, अगले पे बढ़ू क्या, बोलो यस और नॉट। मजा आ रहा है ग्राफिकल क्वेश्चंस में? यस, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन। पहले मैं क्या करता था, ग्राफिकल क्वेश्चन भी साथ साथ लेता था, अब की बार मैंने सोचा कि इन ग्राफिकल क्वेश्चंस को मैं इलेक्ट्रिसिटी से बाहर ही डालूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बाहर निकालूं एक बार, जितने भी बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं वो सारे बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस RT of a conductor varies with the temperature T as shown in the figure. If the variation is represented by RT is equal to this one, then जबरदस्त क्वेश्चन है, एक और प्यारा क्वेश्चन बेटा, एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, सुन लो। ये कह रहा है कि ये तो आपको ग्राफ दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है, तो इसमें ये कह रहा है कि अल्फा बीटा कैसे होंगे। पहला ऑप्शन है अल्फा एंड बीटा आर बोथ नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ आर टी की बात करूं, आर टी तो आर नोट आपका कोई रेजिस्टेंस, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आर नोट हो गया मान लो, प्लस में कुछ वैल्यू आ रही है, तो आर टी समानुपाती है किसके, अल्फा टी के, है ना। तो मतलब यहाँ लीनियर रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ सीधी लाइन आएगी ऐसे, है ना, अल्फा टी, तो अल्फा, ये अल्फा टी होगा आपका, तो अल्फा तो पॉजिटिव हुआ यहाँ पे, अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आ रहा है तो अल्फा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको बेटा, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट व्हाट बेटा, यहाँ पे ये होगा बीटा टी स्क्वायर, बीटा टी स्क्वायर। तो ये भी देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो बीटा भी कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। अरे नेगेटिव तो है ही नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, अगर ये ऐसे होता है ना बेटा, है ना, ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर हमारा गलत होता ये, है ना, तो हमारा फिर गलत हो जाता, नीचे की तरफ ही आता तो बीटा टी स्क्वायर नीचे होता ना, ठीक है ना, इसको ऐसे, और अल्फा टी ऊपर होता, तो एक अल्फा प्लस में होता और बीटा किस में होता, माइनस में होता। और ये लाइन भी ऐसे आप खींचते इधर, तो ये दोनों माइनस के हो जाते, तो यहाँ पे बोथ आर नॉट नेगेटिव, है ना, बोथ आर क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो बी ऑप्शन आएगा बेटा, क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन, बी आएगा, है ना। ये वाला नहीं दिखाना आपको, ये करेक्ट नहीं है ना, ऊपर की तरफ है दोनों, तो दोनों बीटा और अल्फा इसमें क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो बी ऑप्शन को लॉक कर दो मेरे बच्चा, बी को क्या कर दो मेरे लाडलो, लॉक कर दो, बी कतई जहर इसका आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आओ सर, लो भाई प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन ए कंडक्टर हैज बीन शोन, ठीक है, इन ए डायग्राम बिलो, ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, जबरदस्त क्वेश्चन है, एक चालक में प्रवाहित धारा एवं इसके सिरों पर वोल्टेज के बीच खींचे गए ग्राफ को चित्र में दिखाया गया है, दिख रहा है, चालक का प्रतिरोध कितना होगा। ओ मेरे लाडलो, इधर देखो, आपको पता है ये स्लोप रेजिस्टेंस को शो करता है, तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, देखो ये यहाँ से ले रहा है, ये यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डेल्टा वी, यहाँ तक, सॉरी है ना, यहाँ तक लेना है आपको, यहाँ तक, क्योंकि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, इन दो पॉइंट के बीच की बातें कर रहा है, तो ये आपका स्लोप हुआ ना यहाँ पे, ये तो ये है आपका डेल्टा वी, ठीक है, और यहां से ये आपका डेल्टा आई, और आर इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो यहां देखिएगा 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 माइनस 1 ये कितना होगा, 3, ठीक है ना, और ये कितना होगा बच्चा आपका 4 माइनस 1, ये भी कितना होगा, 4 माइनस 1 निकालोगे तो 3, तो यहाँ पे 3 अपॉन 3, तो ये 1 ओम आया भाई, है ना, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम, प्रतिरोध होगा 1 ओम, डी ऑप्शन लगा लो। बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन था, बट ऐसा ग्राफ कई बार आ जाता है बेटा, ऐसा ग्राफ भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इस तरह से आप तैयार रहो, इस तरह से आप क्या रहो, तैयार रहो। तो इसका प्रतिरोध कितना है बेटा, 1 ओम आया, कितना है बच्चा इसका प्रतिरोध, 1 ओम आ गया है। चले अगले क्वेश्चन पे, जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा, लो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया था, मैं इसमें आपसे बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करिएगा, रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर इज नेगेटिव एट, दिखाए गए चित्र में किस बिंदु पर प्रतिरोध जो है ऋणात्मक होगा, ए पे होगा, बी पे होगा या सी पे होगा। अब मुझे नहीं पता, आपको पता है, मैंने बता दिया ऋणात्मक प्रतिरोध कब कहाँ कैसे निकालोगे आप लोग, नेगेटिव स्लोप कहाँ बनेगा, ये आप देखो, देखिए सारे बच्चे देखो बेटा, सारे बच्चे देखो कहाँ नेगेटिव स्लोप बनता है इसके अंदर। चलो तब तक मैं 2-4 बच्चों के, चंद बच्चों के नाम जो है ले लेता हूँ और देखता हूँ कौन कौन सही देता है आंसर भाई, देखता हूँ कौन कौन सही देता है आंसर, देखता हूँ कौन कौन सही देता है आंसर,
कौन कौन बच्चा है जो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है? स्नेहा, अभिषेक, पूनम, आयुषी, प्रिया, सोनू खुशवा, एकता यादव, दिव्या, सौरव, शिवानी, ऋषि, महिमा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। यस यस यस, देते रहो, सारे बच्चे आंसर देते रहो। शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। महक जी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। शिवानी जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप जो है आंसर दे रहे हैं। राधिका जी, बिल्कुल। रोहित जी, रंजनी, ज्योति वर्मा, आकाश कुशवाहा, नेहा। चलें आगे। चलो, मैक्सिमम बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं। किस बिंदु पे प्रतिरोध ऋणात्मक होगा? बहुत आसानी से है। देखो यहाँ इस बिंदु पे आप लोग क्या है, स्पर्श रेखा कीजिएगा, टेंजेंट लाइन। तो इस बिंदु पे मैं प्रतिरोध पूछूं तो 0 होगा। यहाँ प्रतिरोध 0 होगा। ये ऐसे स्लोप आएगा तो यहाँ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। आरसी जो है पॉजिटिव होगा। आरसी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आरसी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। यहाँ स्लोप ऐसे आएगा, ऐसे। यहाँ स्लोप ऐसे आएगा बेटा, यहाँ स्लोप है ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो इस लाइन पे ये तो कम था थीटा, ये थीटा क्या है, ज्यादा है 90 से। तो इसके लिए जो है आपका, जो आपका आर ए होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो पॉइंट ए पे प्रतिरोध जो है वो नेगेटिव होगा। ए पे प्रतिरोध नेगेटिव, तो ए पर ही है, ए ऑप्शन पे ही है, ए ऑप्शन पर ही है। तो राइट ऑप्शन हो गया ए। राइट ऑप्शन क्या हो गया बच्चा? ए हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? ए हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो गया मेरे लाडले? यहाँ पे ए हो गया। बोलो क्लियर और नॉट? राइट ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे ए हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो गया बच्चा? ए हो गया है। क्लियर है? जी सर, आगे बढ़ूं? जी सर, आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। लो भाई, प्यारा सा क्वेश्चन। फॉर ए सेल, द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V across the terminal of the cell and the current I drawn from the cell is shown in the figure. The EMF and the internal resistance of the cell. EMF जो है ना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब होता है? जब करंट 0 हो। तो मुझे बताओ इस ग्राफ में, इस स्लोप में करंट 0 कहाँ है? यहाँ 0 है। इस पॉइंट पे करंट कितना है? 0, क्योंकि इस लाइन पे करंट 0 होगा, इस पे है। तो इसका मतलब आपका EMF कितना हुआ? आपका EMF हुआ 2 वोल्ट। जहां करंट 0 होता है वही तो EMF होगा। इज इट क्लियर और नॉट? है ना? तो EMF 2 वोल्ट है। EMF क्या है आपका? 2 वोल्ट होगा। इट मीन्स ये क्वेश्चन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना? ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई इस पॉइंट पे I0 है ना, तो वही जहां I0 होता है, आपको याद होगा ना। अरे वी यूज दिस फॉर्मूला हियर, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। लिखते कि नहीं लिखते हैं? तो जब आपका I इसमें 0 होता है तो V इज इक्वल टू E, है ना, EMF के बराबर। तो I इस पॉइंट पे 0 है। ओके, और क्या पूछा है इसके अंदर? आंतरिक प्रतिरोध पूछा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितनी धारा है? 5 एम्पियर धारा है। यहाँ कितनी धारा बेटा? 5 एम्पियर धारा है। कब? जब वोल्टेज कितना है आपका? यहाँ पे 2 एम्पियर, है ना? यस और नॉट? तो यहाँ से देखो आप यूज करोगे R इज इक्वल टू V अपॉन I। V कितना? 5 है क्या? I कितना है? 2 है क्या? ऐसे होगा क्या? नहीं, उल्टा कर दिया ना मैंने इसको, है ना। V कितना है? 2 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 ओम। 0.4 ओम आएगा बेटा, 0.4 ओम आएगा। तो ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा बेटा? बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। याद रख लोगे क्या? ऑप्शन क्या आना है यहाँ पे? बी आना है। ऑप्शन क्या आना है भाई? बी आना है। बी 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 फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। क्लियर है क्या? बी फॉर क्या आएगा बच्चा? आपका बॉल आना है। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा बच्चा, ये आपका राइट ऑप्शन आएगा। आगे बढ़े? जी सर, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं तो लीजिएगा अगला प्यारा क्वेश्चन। द ग्राफ विच रिप्रेजेंट the relation between the total resistance R and a multi-range moving charges voltmeter on full scale deflection is what बेटा? तो यार ग्राफ यही आएगा इसके लिए। दिस इज द ग्राफ, है ना? दिस इज द ग्राफ। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक बहुप्रास वाले चल कुंडल वोल्ट मीटर के लिए कुल प्रतिरोध के लिए जो है
पूर्ण स्केल विक्षेप v के बीच का संबंध क्या होगा। तो बेटा देखो आप सबको पता है जब मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलता हूं तो मैं उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाता हूं, है ना। जब मैं क्या करता हूं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाता हूं। यहाँ से जो वैल्यू जाती है वो IG जा रही है, मतलब IG जाएगी सारी की सारी। तो V इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनता है G प्लस R इंटू में IG। बोलो यस और नॉट, है ना, ये बनता है कि नहीं बनता है। तो बेटा ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ से V जो है ना आपका जो है एक्चुअली में, है ना, V जो है ना, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R इक्विवेलेंट के, R इक्विवेलेंट के। अरे होगा कि नहीं होगा, R इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो देखिए बेटा, क्या R इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना बच्चू, अरे यस और नॉट, जी सर, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा ये आपका ग्राफ बनेगा, लीनियरली जो है रिलेशन आ रहा है, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, R इक्विवेलेंट मान लो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, एंड टू राइट एंड। ओके वेरी गुड। इफ द कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट a section distance x from the left and magnitude of the electric field intensity E, which is the following graph is correct। पहली बात तो E जो है बेटा वो डिस्टेंस के क्या होगा, लीनियरली क्या होगा बेटा, आपका जो है रिलेशन रखेगा, ठीक है ना। एक बेलनाकार चालक का अनुप्रस्थ काट समरूप है और इसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बाईं से दाईं और रेखीय रूप से बढ़ती है। तो वो रेखीय रूप से बढ़ती है तो सिंपल सी बात है बेटा, प्रतिरोधकता रेखीय रूप से बढ़ेगी, तो यहाँ पे x जो है ना वो E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, याद रख लेना, सीधा सीधा समानुपाती होगा, रेखीय संबंध रहेगा इनके बीच में। यदि इसके एक नियत धारा I प्रवाहित की जाती है इसमें, तो बाएं सिरे से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है। तो x दूरी पे पूछ रहा है, पहले तो दूरी के ये क्या होगा, समानुपाती, और x दूरी पे पूछ रहा है, मूल बिंदु पे नहीं पूछ रहा है। तो x दूरी पे विद्युत क्षेत्र 0 तो नहीं होगा ना। तो देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होना चाहिए और x के साथ लीनियर रिलेशन, मतलब एक सीधी रेखा आनी चाहिए बेटा। तो देखो इसमें तो आपका E 0 हो गया, इसमें सीधी तो आ रही है बट E 0 है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखो सीधी रेखा भी और E आपका 0 नहीं है, E 0 यहाँ नहीं है, तो ग्राफ कौन सा आएगा बच्चा, बी आ जाएगा ना, बी ऑप्शन आपका लॉक कर दो बेटा। इसमें कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, बी ऑप्शन क्या कर दिया जाए बच्चा, इसका लॉक कर दिया जाए। फिर सुन लो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो मजा आएगा। एक बेलनाकार चालक का अनुप्रस्थ काट दे रखा है ना, समरूप है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी जो प्रतिरोधकता है वो बाईं से दाईं ओर बढ़ रही है, ठीक है। यदि इसके नियत धारा, है ना, यदि इसमें, है ना, यदि इससे एक नियत धारा I प्रवाहित होती है तो बाएं सिरे से कहां जाना है आपको, x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E है, ठीक है। ऐसे बना लो यार, बना लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो यहां से आप x दूरी पे यहां जाते हो, x दूरी पे यहां चले गए, यहां विद्युत क्षेत्र E है बेटा, यहां E है। तो याद रखना दूरी के साथ इसका रिलेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, रेखीय आएगा, उसके समानुपाती होगा, उसके क्या होगा, ये समानुपाती होगा बेटा, ठीक है ना। तो फिर इसके अंदर आपका ग्राफ कौन सा है बेटा, बी ग्राफ इसका राइट आएगा, बी कौन सा आएगा, इसका राइट ग्राफ आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक एन एंगल थीटा, है ना, विद V एक्सिस वेयर V डिनोट द वोल्टेज एंड I डिनोट द करंट। तो बना लो भाई, VI ग्राफ बनाओ, ये स्लोप है, ये आपका स्लोप है बच्चा, ठीक है, और थीटा एंगल इसके साथ बन रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब सुन लो जाए क्वेश्चन को ढंग से, एक चालक के लिए खींचा गया VI ग्राफ, V एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है, मैंने बना दिया, ठीक है ना। यहाँ V वोल्टेज एवं I धारा को प्रदर्शित करता है, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो बेटा स्लोप इधर आ रखा है आपका, इधर आ रखा है, ठीक है ना। तो आप इसका जो स्लोप लोगे ना, ऐसे स्लोप ले लो भाई, ये स्लोप ऐसे आ गया, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू जो आएगी आपके पास इधर वाली, ये इधर वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा डेल्टा I, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये वैल्यू आएगी आपके पास डेल्टा V, दिस इज डेल्टा V। ये आपका क्या है बेटा, यहां से लेके यहां तक इसको आपको माने OAB। तो देखो आप सीधा सीधा देखिएगा, समकोण त्रिभुज जो दिख रहा है आपको OAB, राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको OAB, है ना। इससे देखो बेटा आप क्या निकालो, ये वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, बेस की दे रखी है, बेस, है ना। आपको बेस कितना दे रखा है, OA डेल्टा V, ठीक है। और आपको परपेंडिकुलर, है ना, ये तो आपको आधार दे दिया, परपेंडिकुलर लंब कितना दे रखा है AB, AB कितना दे रखा है बेटा आपको डेल्टा I, लंब की वैल्यू ये दे रखी है आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे यूज कर दें लाल बट्टे कक्का हिंदी वाले तो,
और अंग्रेजी वाला पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हैरर बोले। कर सकते हो आप लोग? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जी सर कर तो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलना है, आपको यहाँ क्या मिलना है बच्चा, यहाँ पे आपको सबको पता है लाल बटे कक्का निकालो, लंब सॉरी लाल बटा जो है ना एल बटा ए, लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है सर। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में, डेल्टा आई, बेस कितना है डेल्टा वी। तो ये वैल्यू आती है आपके पास। इसका मतलब ये टेन थीटा किसके बराबर आया, एक बटा आर के बराबर। क्यों? क्योंकि आर बराबर तो होता है वी बटा आई बेटा। तो एक बटा आर बराबर क्या आएगा, आई बटा वी, एक बटा आर। तो आप क्या इसको ये लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हो। तो आर बराबर क्या आएगा, एक बटा टेन थीटा, वन बाई टेन थीटा, वन बाई टेन थीटा। वन बाई टेन थीटा को कॉट लिख सकते हो। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, कॉट थीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, कॉट थीटा के बराबर आएगा। तो डी ऑप्शन आएगा बेटा, डी ऑप्शन। और ये आपको बहुत अच्छे से मैंने ऐप में बताया भी बेटा। देखो इधर एंगल थीटा है, इस तरफ एंगल थीटा है, और इस तरफ एंगल क्या है बेटा आपका, इस तरफ एंगल क्या है, इस तरफ एंगल क्या है बेटा आपके पास में। अगर इस तरफ एंगल लेते तो आपका टेन आता। याद रखना, अगर मैं इधर एंगल लेता हूं ना आई के साथ, तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, आर। अगर वी के साथ में थीटा लेता हूं तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा, आज से ये सीख लो, कॉट थीटा बराबर आर। वी के साथ कौन लोगे, वी के साथ एंगल लेते हो तो कॉट थीटा बराबर आर, आई के साथ एंगल लेते हो तो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर आर आएगा। तो कभी भूलना नहीं बेटा। तो इसका डी ऑप्शन लगा दो बेटा। क्या लगा दो, डी ऑप्शन लगा दो। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। A battery consists of a variable number n, okay, of identical cell having internal resistance connected with series. Internal resistance को सीरीज में आपने कनेक्ट कर रखा है. The terminals battery are short circuited. टर्मिनल बैटरी को शॉर्ट सर्किट आपने कर दिया है ना। तो शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है बेटा, ठीक है ना। एंड द करंट आई इज मेजर्ड विच ऑफ द ग्राफ बिलो शो द रिलेशन बिटवीन द आई एंड एन। ठीक है ना। एन आपने रेजिस्टेंस जोड़े थे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होते ही करंट बहुत बल्क में जो है मूव करेगा बेटा, एन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो सीधा सीधा डी ऑप्शन आएगा। प्लीज याद रखना, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। याद रखना, यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक बैटरी में एन है ना, परिवर्तित संख्या है, सेल जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध रखता है, ठीक है ना। बैटरी के सिरों को अगर लघुपतित कर दिया जाता है, जब भी लघुपतित करते हो तो धारा का मान मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो यार कितने आपके सेल जुड़े हैं, कितने उनके आंतरिक प्रतिरोध, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना एन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ग्राफ कौन सा बनेगा बेटा, ये आपका ग्राफ बन के आएगा मेरे बच्चा। क्लियर है सबको? ओके मेरे लाडलो।